36,000 करोड़। ये किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बजट नहीं है, बल्कि उस स्कैम की वैल्यू है जिसने पूरे स्टॉक मार्केट में भूचाल ला दिया है। ग्लोबल ट्रेडिंग जायंट जेन स्ट्रीट ग्रुप जेन स्ट्रीट के Jane Street knowingly rigged the system. जेन स्ट्रीट जेन स्ट्रीट एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी को हाल ही में सेबी ने एक नोटिस भेजा है। आरोप यह है कि इस कंपनी ने इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हुए इलीगल ट्रेडिंग की है और इस मैनिपुलेशन से सिर्फ पिछले 2 सालों में जेन स्ट्रीट ने इलीगल तरीके से कितना नेट प्रॉफिट कमाया है जानते हैं? 36,500 करोड़। इसे अगर कंपेयर करें तो 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम की टोटल वैल्यू 3,500 करोड़ थी। उस घोटाले से ये 10 गुना बड़ा है, यानी इंडिया की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। लेकिन स्कैम जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला है। सोचिए अगर कोई आम आदमी 10 लाख की भी टैक्स चोरी कर ले तो मीडिया उस पर टूट पड़ती है, और यहाँ 36,000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन मेन स्ट्रीम कवरेज लगभग ना के बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेबी 2 साल से किसी पावरफुल एंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? और दूसरा सवाल यह है कि ये पूरा स्कैम हुआ कब और कैसे, और इस पूरे घोटाले का IIT कनेक्शन क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी सब पर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्पित एक्सप्लेन्स के एक और नए एपिसोड में। अभी दिसंबर 2024 में IIT मद्रास के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज एक स्टूडेंट को मिला था 4.3 करोड़ का, और यह ऑफर देने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि जेन स्ट्रीट ही थी। असल में अगर आप प्लेसमेंट हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ज्यादातर करोड़ों के पैकेजेस आपको जेन स्ट्रीट, डी शॉ, क्वांट बॉक्स रिसर्च, ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल, रूब्रिक जैसी ट्रेडिंग फर्म से ही मिलते हुए दिखते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये कंपनियां ऐसा क्या करती हैं जो ये अपने एम्प्लॉइज को इतनी भारी भरकम सैलरीज देती हैं? इसका जवाब है क्वांटिटेटिव एल्गोरिदम ट्रेडिंग। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उतना है नहीं। मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई शेयर है एक्स नाम से जिसकी कीमत 10 रुपए है। अगर मैं इसकी इंट्राडे ट्रेडिंग करूं तो मोटे तौर पर मुझे 0.05 रुपीज चार्जेस और टैक्सेस के रूप में देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि ये शेयर 1 सेकंड में 10 पैसे बढ़ता है और अगले ही सेकंड 15 पैसे गिर जाता है। तो अगर मैंने इसे 10 रुपए में खरीदा है और तभी बेच दिया जब ये 10 पैसे बढ़ा, तो मुझे 5 पैसे का प्रॉफिट होगा। और अगर मैं इसे फिर उसी समय खरीद लूं जब ये 15 पैसे गिरा है, तो मुझे ये न सिर्फ सस्ते में मिलेगा बल्कि जब ये दोबारा 10 रुपए 10 पैसे तक जाएगा तब मेरा प्रॉफिट पहले से लगभग डबल होगा। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन असली दिक्कत यह है कि ये फ्लक्चुएशंस इतनी तेजी से होते हैं कि जब तक आप मैनुअली सोचकर शेयर बेचने का फैसला लेते हैं, हो सकता है उतने में ट्रेड एग्जीक्यूट होने में डिले हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग के इस खेल में एक एक सेकंड छोड़िए, एक एक मिली सेकंड भी प्रॉफिट और लॉस के बीच का फर्क बन सकता है, और यहीं पर एंट्री होती है एल्गोरिदमिक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की। इन फर्म्स के डेवलपर्स ऐसे एल्गोरिदम्स बनाते हैं जो शेयर्स की पोजीशंस और उनके स्टैट्स को खुद ब खुद एनालाइज करके मिली सेकंड्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देते हैं, ताकि हर सेकंड बदलते प्राइस चार्ट्स में नए पोजीशंस लिए जा सके और एग्जीक्यूट किए जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। अब कई लोग सोच सकते हैं कि 10 रुपए के शेयर में 5 पैसे के प्रॉफिट से किसी कंपनी को क्या ही फायदा होगा, लेकिन ध्यान से देखें तो ये 5 पैसे का नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 0.5% प्रॉफिट है। और अगर यही इन्वेस्टमेंट 10 रुपए की जगह 100 करोड़ की हो तो होता है 50 लाख का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में, या यूं कहे कि हर सेकंड में। और यकीन मानिए 100 करोड़ इन फर्म्स के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हजारों करोड़ रुपए में पहुंचते हैं, और यही काम करते हुए पिछले साल जेन स्ट्रीट ने $20.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब ये एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। असल में दुनिया भर में दर्जनों कंपनियां यही स्ट्रेटजी अपनाकर मुनाफा कमाती हैं, क्योंकि ये ना तो किसी प्राइवेट इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती हैं और ना ही कोई ऐसा तरीका अपनाती हैं जो बाकी ट्रेडर्स के कंपैरिजन में अनफेयर हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम बाकी लोग मैनुअली करते हैं ये कंपनीज एल्गोरिदम से करवाती हैं, सिर्फ स्पीड के लिए। लेकिन पूरा मामला तब पलटा जब सेबी ने इनके इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल शीट देखी, और जो कुछ सेबी को उसमें नजर आया उसने सचमुच सेबी के पैरों तले की जमीन को खिसका दिया। दोस्तों, असल में इस बदलते दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी भी सरकारी संस्था के लिए बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा पाना मुश्किल हो रहा है। सरकार जो रूल सेट करती है, कंपनीज उससे एक कदम आगे रहती है। पर अगर आपको इस बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में एक कदम आगे रहना है तो आप इस एजुकेशन सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते। दुनिया की टेक्नोलॉजी फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी पीछे छूटा हुआ है।
क्या आप जानते हैं कि आज 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं? क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉलेज वही पुराना घिसा पिटा सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो 15 साल पहले भी था। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के एक्सपर्ट्स ने खुद बनाया है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हर महीने बदल रही है, कभी ओपन एआई का नया मॉडल, कभी गूगल का एआई टूल, लेकिन हमारे कॉलेजेस अभी वही पुराना तरीका पढ़ा रहे हैं। आईआईटीज और एनआईटीज अच्छे हैं लेकिन वहां पर सीट्स बहुत कम है। ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं बचता। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एसएसटी एक ऐसा कॉलेज है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है। यह 4 साल की सीएस और एआई की डिग्री मिलती है और पढ़ाई होती है प्रैक्टिकल तरीके से 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाकर। और यहाँ सिखाते हैं गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज के इंजीनियर्स। पहले 2 साल डीएसए, फुल स्टैक, फ्रंट एंड और सॉफ्ट स्किल्स। तीसरे साल एआई, मशीन लर्निंग, एल्गो ट्रेनिंग जैसे एडवांस टॉपिक्स। जी हाँ, ये एल्गो ट्रेनिंग वही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आज टॉप ट्रेडिंग कंपनीज कर रही हैं और स्टॉक मार्केट के जरिए एथिकली हजारों करोड़ का प्रॉफिट बना रही हैं। और आखिरी साल में मिलता है 1 साल का इंडस्ट्री इमर्शन या स्टार्टअप बनाने का मौका। यहाँ इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स खुद आते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने। जैसे चैट जीपीटी के को क्रिएटर अरविंद नीलकंठन आए थे बच्चों को एआई सिखाने, और यहाँ पढ़ाते हैं वो लोग जिन्होंने गूगल, यूबर, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में प्रोडक्ट्स बनाए और जिसका रिजल्ट है 2 लाख पर मंथ तक की इंटर्नशिप स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनीज में। सेकंड ईयर में ही प्लेसमेंट, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों से ऑफर। एसएसटी के इनोवेशन लैब में फंडेड एक स्टार्टअप नियो सेपियंस को तो शार्क टैंक से फंडिंग भी मिली थी। एसएसटी का कैंपस बेंगलोर के बीचों बीच में है, इंडिया की टेक कैपिटल में। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि क्लब्स, इवेंट्स, फेस्ट्स, इनोवेशन लैब जैसी चीजों से स्टूडेंट लाइफ सुपर एक्टिव है। एसएसटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई की जरूरत नहीं है। स्केलर एनसेट नाम का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है। टोटल 2 घंटे का टेस्ट और 2 इंटरव्यू राउंड्स। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है 100% तक स्कॉलरशिप, और वो भी एक $10 बिलियन यूनिकॉर्न के को फाउंडर की तरफ से। प्रसन्ना शंकर जो कि रिपलिंग के को फाउंडर है और एनआईटी त्रिची के एलुमनाई भी। उन्होंने ये स्कॉलरशिप इसलिए शुरू की है क्योंकि उनके हिसाब से अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे बिटसेट में या फिर जेई में, या फिर आपका टेक में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, तो आपको कभी भी क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं करना चाहिए। स्कॉलरशिप लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिल रही है, और सबसे खास बात फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है क्योंकि एसएसटी वाकई में वुमेन इन टेक को सपोर्ट करता है। अगर आपने अच्छा किया है किसी एंट्रेंस टेस्ट में या टेक में स्ट्रॉन्ग हो तो अगला एग्जाम बहुत करीब है, डेट स्क्रीन पर है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे ने भी एसएसटी को इंडिया का टॉप अल्टरनेटिव बताया है जेई के बिना सीएसएआई सीखने का। तो अगर आप सिर्फ डिग्री नहीं रियल एक्सपीरियंस चाहते हैं, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए हो सकता है। एनसेट का फॉर्म भरिए, प्रोजेक्ट्स देखिए और खुद फैसला लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की जिम्मेदारी है ये श्योर करना कि भारत में स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का स्कैम ना हो या फिर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। उसी सेबी ने पिछले साल एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि बीते 2 सालों में 90% इंट्राडे ट्रेडर्स ने एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया है और सिर्फ नुकसान झेले हैं। इसी स्टडी में उन्होंने ये भी बताया कि इन 2 सालों में इंडिविजुअल ट्रेडर्स के 1.8 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जो कि दिखाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कितनों को बर्बाद कर देती है। इंट्राडे की इतनी वोलेटिलिटी के बीच सामने आती है जैन स्ट्रीट और उसकी सब्सिडरी कंपनीज की इंडियन बैलेंस शीट, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसे गौर से देखें तो 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 तक मिला जुलाकर जैन स्ट्रीट ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 2 साल में 36,502 करोड़ रुपए कमाए, जो आंकड़े चौंका देने वाले हैं अगर इसे बाकी इंडियन प्लेयर से कंपेयर करें। इसके बाद जब इनकी ट्रेड्स पर ध्यान दिया गया तो ज्यादातर जगहों पर केवल एक सेक्टर और 4 नाम दिखाई पड़ रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और यहीं पर यह पूरा मामला इलीगल हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरे स्कैम की इकोनॉमिक्स और डिटेल्स को बहुत ही इन डेप्थ बताने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे थर्मोमीटर के नंबर का घटना या बढ़ना ये बताता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसी तरह हर स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स होता है जिसकी परफॉर्मेंस ये बताती है कि उस देश की मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही। किसी मार्केट की टॉप कंपनीज को एक ग्रुप के रूप में कंबाइन करके उसका इंडेक्स बनता है और उन सभी कंपनीज का प्राइस मिलाकर जो कंबाइंड वैल्यू निकलती है वो उस इंडेक्स की वैल्यू होती है।
जैसे न्यूयॉर्क का इंडेक्स है S&P 500 जिसमें उसकी लीडिंग 500 कंपनीज के स्टॉक्स को इंक्लूड करके उनकी कंबाइंड वैल्यू बनती है। इसी तरह भारत में दो इंडेक्सेस चलते हैं, एक है निफ्टी 50 जो कि NSE में लिस्टेड 50 बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप है और दूसरा है सेंसेक्स जो कि BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है। इसके अलावा एक और इंडेक्स है निफ्टी बैंक इंडेक्स जिसमें केवल भारत के टॉप बैंकिंग स्टॉक्स ही इंक्लूडेड। इन सब के अलावा एक कॉन्सेप्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत फेमस है जिसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बिना डेप्थ में जाए आसान भाषा में बताऊं तो इसमें बेसिकली आप इंडेक्स की फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करके पैसे लगाते हो। मान लीजिए भी बैंक निफ्टी 50,000 का है, अगर आपको लगता है कि 31 जुलाई तक बैंक निफ्टी आगे बढ़कर 51,000 का हो जाएगा तो आप बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। इसका मतलब उस तारीख तक अगर बैंक निफ्टी उस प्राइस तक पहुंच गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है कि उस डेट तक बैंक निफ्टी गिरकर 49,000 तक पहुंच जाएगी तो आप उस प्राइस पर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। आसान भाषा में अगर आपने कॉल लिया है और इंडेक्स गिर गया तो आपका पैसा डूब जाएगा और अगर मार्केट बढ़ गई तो आपका मुनाफा। सारा खेल सिंपल प्रेडिक्शन का है। जैसे क्रिकेट में हार जीत पर लोग सट्टा खेलते हैं, अब इंट्राडे में लोग स्टैट्स एंड न्यूज और करंट ट्रेंड्स को देखकर ये एनालाइज करते हैं कि आगे सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा और फिर अपनी प्रेडिक्शन के अनुसार कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। लेकिन अगर इस फेयर ट्रेड में कोई बीच में आकर मार्केट को मैनिपुलेट कर दे तो ना सिर्फ पूरी मार्केट बिखर सकती है बल्कि सब कुछ सही होने के बावजूद वो लोग इस बेईमानी से बर्बाद हो सकते हैं। जेन स्ट्रीट पर इसी का इल्जाम लगा है। वैसे तो बैंक निफ्टी कुल 12 बैंक्स की वैल्यूएशन को मिलाकर बना है, लेकिन इन 12 बैंक्स की हिस्सेदारी में बहुत सिग्निफिकेंट गैप है। इन 12 में केवल 5 बैंक ICICI, HDFC, SBI, कोटक और एक्सिस पूरी बैंक निफ्टी की वैल्यू का अप्रोक्स 89.53% हिस्सा होल्ड करते हैं। अगर SBI और एक्सिस को हटाकर सिर्फ HDFC, कोटक और ICICI की ही बात करें तो केवल यही तीनों बैंक निफ्टी की 65% से ज्यादा वैल्यू के बराबर है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अगर केवल इन तीनों बैंक्स के शेयर्स बढ़ जाएं तो बैंक निफ्टी अपने आप बढ़ जाएगी। जेन स्ट्रीट ने क्या किया कि इन टॉप बैंक्स के शेयर्स को बहुत भारी क्वांटिटीज में ट्रेड करने लगी और जब इतनी भारी वॉल्यूम में ट्रेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो शेयर बढ़ेगा। पर प्रॉब्लम वहां पर नहीं हुई। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इन्होंने बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले बैंक निफ्टी की कॉल परचेज करनी शुरू कर दी, जिससे टेक्निकली इन्होंने न सिर्फ बैंक्स के शेयर्स खरीदकर प्रॉफिट कमाया बल्कि उनके थ्रू बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करके वहां से भी प्रॉफिट कमाया। और ये सिर्फ साइकिल का आधा हिस्सा है। जब शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तो पुट के दाम गिरते हैं। शेयर्स को मैनिपुलेट करने के बाद ये अपना कॉल से कमाया हुआ सारा पैसा पुट में डाल देते थे और फिर सारे शेयर्स को दोबारा से बेच देते थे, जिसके बाद बैंक निफ्टी गिर जाती थी, पुट की वैल्यू ऊपर हो जाती थी और ये दोनों तरफ से दबाकर पैसा छाप रहे थे। ऐसा एक दो बार होता तो इसे कोइंसिडेंस माना जा सकता था, मगर इस साइकिल इनकी ट्रेड में बार बार लगातार दिख रही थी, जिसका मतलब साफ था कि ऐसा गलती से नहीं कर रहे बल्कि जानबूझकर मेजॉरिटी परसेंटेज वाले बैंक्स के शेयर का इस्तेमाल करके बैंक निफ्टी की वैल्यू को मैनिपुलेट करके पंप एंड डंप स्कीम पर ऑपरेट कर रहे थे और इलीगली स्टॉक्स को अपने हिसाब से नचाकर जनता का नुकसान करवा रहे थे। सेबी ने जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक की है उसके अनुसार इस प्रैक्टिस से 17 जनवरी 2024 के दिन सिर्फ एक दिन के ट्रेडिंग आवर्स में जेन स्ट्रीट ने 735 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो सालों से मार्केट में समय बिता चुके बिलियनियर्स भी नहीं कमा पाते। इस गड़बड़ी का पता लगते ही 3 जुलाई के दिन सेबी ने जेन स्ट्रीट को 105 पन्नों का एक इंटरिम ऑर्डर देते हुए उन्हें भारत की सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया और 3 गाइडलाइंस इशू की। पहला, उनके सारे बैंक अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट्स, कस्टोडियल अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया ताकि वो फंड्स की हेराफेरी ना कर पाए। दूसरा, कमाए गए 4,843 करोड़ को तुरंत एक एस्क्रो अकाउंट में रखने का ऑर्डर दिया, जिसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सेबी के हाथों में रहेगी। एस्क्रो बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसमें फंड्स तब तक रखे जाते हैं जब तक कि कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो जाए, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलीगल फंड्स के सर्कुलेशन को रोका जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि वो कहीं गायब ना हो जाए या फिर उनके साथ कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। और लास्ट में उन्हें 21 दिन का समय दिया गया है ताकि वो इस मामले की इंटरनली तहकीकात कर सकें और फिर रिस्पॉन्ड कर सकें। अगर इन 21 दिनों में उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके बाद से भी इस बैन को परमानेंट या फिर उनके असेट्स का सीजर भी शुरू कर सकती है। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से जेन स्ट्रीट ने इस बैन को न सिर्फ इन्फ्लेमेटरी बताकर बेवजह बताया है बल्कि ये भी कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं था और सब कुछ फेयर एंड इंडेक्स आर्बिट्रेट ट्रेडिंग के तहत ही हुआ है, जिस वजह से उन्होंने ये भी कहा है कि वो सेबी के इन एक्विजिशंस का ढंग से फॉर्मल जवाब देंगे। 14 जुलाई के दिन जेन स्ट्रीट ने एक एस्क्रो अकाउंट में 4,843 करोड़ रुपए जमा करवा दिए और सेबी से ट्रेडिंग परमिट लेकर अपनी ट्रेडिंग रिज्यूम कर दी। और सेबी ने यह कहकर उन्हें परमिट दिया कि अब उनके पास
उतने ही फंड्स का लीवरेज सीजर अकाउंट में पड़ा हुआ है जितना कि मेजरली डिस्प्यूटेड है, जिस वजह से अगर जेन स्ट्रीट दोषी पाई गई तो उनके फंड्स को सेबी बिना किसी झिझक के सीज कर सकेगी। और इसी लीवरेज के चलते अब बिकॉज उनके फंड्स चुराकर फरार होने की पॉसिबिलिटी जीरो हो गई है, इसलिए उनकी रेस्ट्रिक्शन में ढील दे दी गई। जहां तक मैं इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं, एक दो रिपोर्ट्स के बैक एंड फोर्थ के बाद सेबी थोड़ी सी पेनल्टी लगाकर बाकी फंड्स को फ्री कर देगी और जेन स्ट्रीट को वापस से पूरी आजादी के साथ मार्केट में ट्रेड करने देगी, क्योंकि जेन स्ट्रीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके इंडियन मार्केट को छोड़ने के बाद पीछे पीछे बहुत से फॉरेन रिटेल और बिजनेस इन्वेस्टर्स चले जाएंगे, जो कि भारत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, खासकर ऐसे दौर में जब रिसेशन हर अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चबा रहा है और वेस्ट पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कंपनीज भारत को छोड़कर गईं तो एशियन अल्टरनेटिव के तौर पर या तो चाइना में इन्वेस्ट करेंगी या फिर पाकिस्तान में, और दोनों ही के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं। इसलिए सेबी की वार्निंग जेन स्ट्रीट को दिए हुए एक सॉफ्ट अलर्ट की तरह देखी जा सकती है, जहां उन्होंने बिना पैनिक क्रिएट करे एक मैसेज दिया है कि हम ढील दे रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फायदा उठाएं। और मुझे उम्मीद है कि शायद इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा की जा रही इन मेल प्रैक्टिसेस पर थोड़ी बहुत लगाम लगाई जा सके। हालांकि यहाँ मेरा कंसर्न जुड़ा है आम जनता से। सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए डेरिवेटिव इंट्राडे ट्रेडिंग में गंवाए। इस अमाउंट का एक बहुत बड़ा शेयर जेन स्ट्रीट द्वारा की गई मिस हैपनिंग्स की वजह से भी क्रिएट हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन गड़बड़ियों को सेबी 2024 से ट्रैक कर रहा था और उसे इसका आइडिया था, तो उन्होंने पहले ही ये सर्कुलर इशू क्यों नहीं किया, या फिर इन मिस डीलिंग्स में दखलंदाजी क्यों नहीं की। अगर उन्होंने पहले ही इंटरफेयर किया होता तो शायद आज बहुत से लोगों के लाखों रुपए बच जाते। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आप एसएसटी में एडमिशन चाहते हो तो एनसेट के फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट फॉर्म भरिए और तैयारी में जुट जाइए। इनकेस आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।